नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल दार्शनिक मध्य प्रदेश में। दोस्तों, हमने एमपीपीएससी मेंस की सीरीज़ की शुरुआत की है और इस सीरीज़ की शुरुआत हमने एमपीपीएससी मेंस के चतुर्थ पेपर नीति शास्त्र एथिक्स से की है। इसके अंतर्गत आज मैं लेके आया हूँ नीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एटीट्यूड या मनोवृत्ति। तो आज हम देखेंगे एटीट्यूड या मनोवृत्ति होती क्या है। ये शब्द आप सबने सुना होगा, यहाँ सभी लोग इस शब्द से परिचित होंगे कि भैया एटीट्यूड क्या होता है, मनोवृत्ति होती क्या है, क्या अर्थ है मनोवृत्ति का। आम बोलचाल की भाषा में हम एक दूसरे से कहते भी रहते हैं भैया इसमें बहुत एटीट्यूड है, उसमें बहुत एटीट्यूड है, फलाना व्यक्ति बहुत एटीट्यूड दिखाता है। तो एटीट्यूड का मतलब क्या घमंड होता है? क्या कोई व्यक्ति अपन आम बोलचाल में कह देते हैं या तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है या तुम बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो क्या इसका सामान्य अर्थ ये होता है कि तुम बहुत घमंड दिखा रहे हो? क्या एटीट्यूड का मतलब घमंड होता है क्या, या कुछ और होता है? तो इस सबको हम देखेंगे। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड की परिभाषा क्या होती है, एटीट्यूड के फंक्शंस क्या हैं, एटीट्यूड के टाइप्स क्या हैं, एटीट्यूड के प्रकार क्या हैं, एटीट्यूड की विशेषताएं क्या हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड की, मनोवृत्ति की, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम मनोवृत्ति की 3 महत्वपूर्ण बातें हम आज देखेंगे कि मनोवृत्ति या एटीट्यूड की परिभाषा क्या होती है, मनोवृत्ति के तत्व या घटक क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति की विशेषताएं क्या है, क्या विशेषताएं होती हैं मनोवृत्ति की, ये भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एटीट्यूड, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति। एटीट्यूड को हिंदी में मनोवृत्ति भी कहते हैं और अभिवृत्ति भी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको से कहना चाहूँगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक्स कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो में आपको क्या परेशानी दिख रही है या आपके कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम मनोवृत्ति या अभिवृत्ति की परिभाषा देखेंगे कि मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मनोवृत्ति, अभिवृत्ति या एटीट्यूड का मतलब घमंड कभी नहीं होता, कभी भी इसका मतलब घमंड नहीं होता। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना है, आप भी कई बार इस शब्द को कह देते हो, हम भी कह देते हैं। आम बोलचाल की भाषा में एटीट्यूड शब्द बार बार हमारे कानों में गूंजता रहता है और हम इसका मतलब घमंड से निकाल लेते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भैया एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता। तो एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो आइए इसका मतलब समझने के लिए हमें इसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। तो क्या कहती है एटीट्यूड की परिभाषा? एटीट्यूड की परिभाषा कहती है किसी मनोवैज्ञानिक विषय अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार आदि के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव मनोवृत्ति कहलाती है। मतलब किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी अन्य चीज के प्रति हमारे मन में जो भाव आते हैं, चाहे वह भाव पॉजिटिव हो, चाहे वह भाव या भावना निगेटिव हो, वो एटीट्यूड कहलाती है। तो आप एक बात आवश्यक रूप से समझ गए कि भैया एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता। एटीट्यूड का मतलब होता है जो हमारे मन के अंदर भाव आते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो निगेटिव भी हो सकते हैं, और उन भाव के आधार पर हम जैसा व्यवहार करते हैं वो होता है एटीट्यूड, ना कि एटीट्यूड का मतलब घमंड होता है। तो आज आपको ये परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए अब आगे देखते हैं कि एटीट्यूड की जो परिभाषा है उसको और स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी वस्तु या विचार के प्रति कोई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा, यह बहुत कुछ उस व्यक्ति की संबंधित वस्तु या विचार के प्रति मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब कोई व्यक्ति है, मैं उसे पसंद करता हूँ या उसे नापसंद करता हूँ, मेरे मन में उसके बारे में पॉजिटिव भाव हैं, सकारात्मक भाव है, तो मैं उसके साथ सकारात्मक व्यवहार करूँगा। अगर सामने वाले व्यक्ति के प्रति मेरे मन में नकारात्मक भाव है, नकारात्मक भावना है, तो मैं उसके प्रति नकारात्मकतापूर्ण व्यवहार करूँगा। तो इस प्रकार व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा यह बहुत
हद तक उसकी मनोवृत्ति या उसके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। दूसरा बिंदु क्या कहता है, व्यवहार ही नहीं अपितु व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व भी उसकी मनोवृत्ति के अनुकूल ढलता है। मतलब व्यक्ति के अंदर जैसी भावना आएगी वैसा ही वो व्यवहार करेगा, उसका वैसा ही चरित्र हो जाएगा। जैसा एटीट्यूड होगा वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा, वैसे ही व्यक्ति की पर्सनैलिटी होगी, जैसी उसकी मनोवृत्ति होगी। तो आइए आगे चलते हैं। अब भैया मनोवृत्ति को वास्तविक रूप में समझने के लिए हमें इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है, मनोवृत्ति के तत्व या घटक क्या होते हैं। बस अगर आप इस चीज को समझ गए, इस शब्द को समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो आपके लिए मनोवृत्ति पर कोई भी प्रश्न लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये देखते हैं मनोवृत्ति के तत्व, मनोवृत्ति के घटक क्या होते हैं। तो मनोवृत्ति के 3 घटक होते हैं, संज्ञानात्मक तत्व, भावात्मक तत्व, व्यवहारात्मक या क्रियात्मक तत्व। अर्थात मनोवृत्ति का निर्माण में इन 3 तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि भैया सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, अगर मेरे मन में उसके बारे में पॉजिटिव भाव उत्पन्न हो रहे होंगे तो मैं उसके साथ पॉजिटिव व्यवहार करूंगा, मेरे मन में उसके प्रति निगेटिव भाव उत्पन्न हो रहे होंगे मैं उसके साथ निगेटिव व्यवहार करूंगा। लेकिन आप ये बात बताइए कि मेरे मन में उसके बारे में पॉजिटिव या निगेटिव भाव उत्पन्न कैसे होंगे। मेरे मन में उसके बारे में पॉजिटिव एवं निगेटिव भाव उत्पन्न कैसे होंगे या उत्पन्न क्यों होंगे। तो मैं यहाँ उत्तर दिए देता हूँ। अगर मान लो वह व्यक्ति ईमानदार है, वह व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, वह व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है, वह व्यक्ति सबका सम्मान करता है, सबसे प्यार से बात करता है, तो इन सब बातों के बारे में जब मुझे पता चलेगा, मतलब इन सब बातों का जब मुझे ज्ञान आएगा, जब मुझे संज्ञान होगा, जब मेरे मन को, मेरी बुद्धि को इस चीज़ का संज्ञान होगा, जब उसके बारे में ज्ञान होगा, तभी तो मेरे मन में भाव जागृत होंगे उसके बारे में पॉजिटिव निगेटिव। बस यही मनोवृत्ति का पहला तत्व, संज्ञानात्मक तत्व। मतलब किसी विषय के बारे में जब आपको ज्ञान हो, जब आपको किसी विषय के बारे में पता चले, तभी आपके मन में उस विषय से संबंधित संज्ञान के आधार पर भाव उत्पन्न होंगे। तो सबसे पहले किसी भी विषय के बारे में अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब अपन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ज्ञान प्राप्ति के बाद संबंधित विषय के प्रति, संबंधित वस्तु के प्रति अपने मन में भाव उत्पन्न होते हैं कि फलानी व्यक्ति या फलाना वस्तु जो है पॉजिटिव, अच्छी है, बुरी है, और जिस प्रकार के अपने मन में भाव उत्पन्न होंगे उसी प्रकार का व्यक्ति उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार व्यक्त करेगा, जो कि इस मनोवृत्ति के तत्व का तीसरा तत्व है। कि भैया आप सिंपल तरीके से समझिए, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, सबसे पहले उसके बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। जैसा मुझे ज्ञान प्राप्त होगा उसके अनुसार मेरे मन में भाव उत्पन्न होंगे। पॉजिटिव भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, निगेटिव भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, और जैसे मेरे मन में भाव उत्पन्न होंगे उसी के आधार पर मैं उसके साथ व्यवहार करूँगा। उसके साथ मैं पॉजिटिव व्यवहार भी कर सकता हूँ, उसके साथ में निगेटिव व्यवहार भी कर सकता हूँ। तो आइए इन 3 तत्वों को और अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहला जो तत्व है वो है संज्ञानात्मक तत्व, कॉग्निटिव एलिमेंट। अब भैया संज्ञान का अर्थ है जानकारी या ज्ञान होना। वस्तुतः यह एक प्रकार से किसी वस्तु के प्रति या किसी विषय के प्रति हमारा विश्वास होता है, जो विभिन्न धारणाओं, मतों, विचारों, प्रत्यय या सूचनाओं आदि के आधार पर बनता है। जैसे मैंने बताया कि किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में जैसी सूचना प्राप्त होती है वैसी तो हमारे मन में उसके बारे में धारणा बनेगी, और जैसी धारणा बनेगी वैसे ही हमारे मन में भाव उत्पन्न होंगे, और जैसे हमारे मन में भाव उत्पन्न होंगे वैसे ही हम व्यवहार करेंगे। तो यही मनोवृत्ति के तत्व हैं। सबसे पहले तत्व में हम देखते हैं कि इसी तत्व के कारण हमारे मन में किसी वस्तु के संबंध में सकारात्मक या नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, इतना समझ गए। अब बात करते हैं दूसरे तत्व की। दूसरा तत्व भावात्मक या इसे भावनात्मक तत्व भी कहते हैं, अफेक्टिव एलिमेंट। भावात्मक तत्व से तात्पर्य है किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति या घटना के प्रति मन में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की रुचि, अरुचि, पसंद, नापसंद। मतलब हमें ज्ञान हो गया है, ज्ञान के पश्चात अब क्या होगा, पहले हमें ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात हमारे मन में भाव उत्पन्न होंगे
किसी वस्तु के प्रति हम उसको पसंद भी कर सकते हैं, उसे नापसंद भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, निगेटिव भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। ये मनोवृत्ति का दूसरा तत्व है, मनोवृत्ति का सेकंड तत्व है। अब चलते हैं आगे, व्यवहारात्मक या क्रियात्मक तत्व, बिहेवियरल एलिमेंट। अब भैया हमारे मन में भाव भी उत्पन्न हो गए। सर्वप्रथम हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उसके आधार पर भाव उत्पन्न हुए, और जैसे हमारे मन में भाव उत्पन्न होंगे वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। तो सामान्यतः यह माना जाता है किसी वस्तु या विचार के बारे में हम जैसा विश्वास करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। हमारे मन में उत्पन्न किसी के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावना ही तय करती है कि हमारा व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा। तो मुझे लगता है आप लोग इन 3 तत्वों को समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो आगे एक उदाहरण भी, उसके माध्यम से भी आप लोग इस तत्व को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। मनोवृत्ति के इन 3 तत्वों को हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। देखो, जैसे किसी व्यक्ति के पास यह जानकारी या ज्ञान हो सकता है कि उसी का धर्म सर्वश्रेष्ठ है। मतलब कोई व्यक्ति ये मान सकता है कि मेरा ही धर्म यह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसे बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी गई हो उसके समुदाय के द्वारा कि भैया नहीं, अपना ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, हालांकि ये अपन सब जानते हैं कि भैया कोई धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, सब धर्म समान होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को विश्वास है नहीं, मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और यह जानकारी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये संज्ञानात्मक पक्ष हो गया कि भैया उसे पता है कि मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसके पास ज्ञान है उस बारे में, तो संज्ञान हो गया। अब इस ज्ञान के आधार पर वह दूसरे धर्मों के प्रति नकारात्मक भावनाओं जैसे नफरत, घृणा, ईर्ष्या का अनुभव करेगा। तो ये भावात्मक पक्ष हो गया, मतलब सेकंड एलिमेंट, दूसरा तत्व मनोवृत्ति का यहाँ आपने को देखने को मिलता है। अब इस नकारात्मक भावना की उपस्थिति के कारण वह दूसरे धर्म के लोगों को देखकर नकारात्मक प्रतिक्रिया देगा, जैसे छुआछूत, घृणा आदि। मतलब जब वो दूसरे धर्म के लोगों को देखेगा तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया उसकी देखने को मिल सकती है, छुआछूत, घृणा आदि, इस प्रकार की प्रतिक्रिया उसके व्यवहार में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ मनोवृत्ति का तीसरा तत्व, व्यवहारात्मक या क्रियात्मक तत्व अपने को देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है आप मनोवृत्ति या अभिवृत्ति को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। अब भैया अपन ने मनोवृत्ति के तीनों तत्वों को अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया। अब लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि वर्तमान में कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस तथ्य को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है जो आपने जो 3 तत्व बताए हैं और वो हमेशा एक से ही रहे। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो फिर हमारे मन में उस वस्तु के प्रति कैसे पॉजिटिव नेगेटिव भाव व्यक्त हों, और उन्हीं भाव के आधार पर अगर पॉजिटिव भाव हो तो हम उस व्यक्ति के साथ पॉजिटिव व्यवहार करें, अगर नेगेटिव हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है तो हम व्यक्ति या वस्तु के साथ नेगेटिव व्यवहार करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम हर सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए वो उदाहरण भी देते हैं, जैसे आपको ज्ञान है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम सब जानते हैं भैया सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, सबको यह ज्ञान है, जगह जगह सबने पढ़ रखा है, टेलीविज़न इंटरनेट के माध्यम से सबको यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हमको भय भी है कि भैया सिगरेट पीने से, धूम्रपान करने से कैंसर हो सकता है, ये यहाँ भावात्मक पक्ष है। लेकिन फिर भी व्यक्ति सिगरेट पीता है, मतलब संज्ञान है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, भय भी है कि कैंसर हो सकता है धूम्रपान से, लेकिन व्यवहार में हम उसको नहीं उतार पाते, फिर भी व्यक्ति सिगरेट पीता है। मतलब संज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किंतु क्रियात्मक पक्ष इन दोनों पक्षों से नहीं जुड़ा। मतलब जो चेन अभी तक बन रही थी, अपन ने देखा था कि भैया पहले ज्ञान होता है, फिर भावना आती है, भावना के अनुरूप व्यवहार होता है, यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। तो कुछ सिचुएशन में आपको ये सब भी देखने को मिल सकता है। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मनोवृत्ति की विशेषताएं। एमपीपीएससी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया मनोवृत्ति की विशेषताएं क्या हैं। तो 5 या 6 मनोवृत्ति की विशेषताएं हम देखेंगे। आप एज इट इज़ इसको एमपीपीएससी मेंस की कॉपी में उतार के आ सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो भैया मनोवृत्ति की पहली विशेषता क्या होती है? तो मनोवृत्ति जो होती है, मनोवृत्ति को सामान्यतः सीखा जाता है, वो जन्मजात नहीं होती। मतलब मनोवृत्ति को सीखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मनोवृत्ति जो है
अनुभव के आधार पर बनती हैं कि भैया जैसा हमें किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा वैसी हमारी उस वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति मनोवृत्ति बनती जाएगी। हमारे जन्म से मनोवृत्तियाँ डेवलप नहीं होती कि हमारा जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही हमारी किसी वस्तु के प्रति मनोवृत्ति बन गई, नहीं, हमारे अनुभव के आधार हमारे ज्ञान के आधार पर मनोवृत्ति का निर्माण होता है, मनोवृत्तियाँ बनती हैं। समझ के। लेकिन यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि भैया ये सीमित रूप में मनोवृत्तियाँ जन्मजात भी हो सकती हैं। कई आनुवांशिक गुण जो होते हैं, आपने एक बात सुनी होगी कि भैया जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पिता में भी होते हैं, बाद में उसकी संतानों में भी देखने को मिलते हैं। तो भैया यहाँ मान सकते हैं भैया सीमित रूप में मनोवृत्ति जन्मजात भी हो सकती है, लेकिन हालांकि मनोवृत्ति को सामान्यतः सीखा जाता है। मनोवृत्ति की दूसरी विशेषता है, मनोवृत्तियाँ अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं, एक बार बनने के बाद इनमें आसानी से परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जो जैसा हमारा एटीट्यूड या व्यक्तित्व बन जाता है फिर ऐसा बना ही रहता है, उनमें परिवर्तन लाना बहुत ही कठिन कार्य है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा, क्या मनोवृत्ति या एटीट्यूड में कभी परिवर्तन नहीं आता? आता है। इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम मनोवृत्तियों में परिवर्तन को समझेंगे। अगली विशेषताएं देखते हैं। मनोवृत्तियों में सामान्यतः 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक या व्यवहारात्मक। ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। यह अनिवार्यता किसी मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित होती है, मतलब हमारी मनोवृत्ति को बनने के लिए कोई विषय चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, तभी तो हमारी मनोवृत्ति उस व्यक्ति वस्तु के प्रति बनेगी। अगर सामने कुछ हो ही नहीं तो हमारी मनोवृत्ति कैसे डेवलप होगी? शून्य में हमारी मनोवृत्ति डेवलप नहीं हो सकती। इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए सामने, तभी उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति डेवलप होगी। अगला, मनोवृत्ति में व्यक्ति को प्रेरित करने की क्षमता होती है। मतलब यहाँ ये समझिए, कोई व्यक्ति किसी को आइडल मानता है, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को आइडल मानता है, किसी पॉलिटिकल लीडर को आइडल मानता है, किसी फिल्म स्टार को आइडल मानता है, तो जिसको आइडल मानता है तो व्यक्ति उसी के अनुसार बनने की कोशिश करता है। जैसा उस आइडल की पर्सनैलिटी होती है उसी पर्सनैलिटी के अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश करता है। तो मतलब जैसे मनोवृत्ति में व्यक्ति को प्रेरित करने की क्षमता होती है। जैसे किसी व्यक्ति की प्रति कोई अन्य व्यक्ति सकारात्मक मनोवृत्ति रखता है, उसी के जैसा आचरण करने के लिए प्रेरित होता है। बहुत ही सिंपल बात है। लास्ट जो विशेषता, आखिरी विशेषता हम डिस्कस करते हैं, मनोवृत्तियों का प्रसार क्षेत्र पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक तक फैला होता है। मतलब या तो मेरी मनोवृत्ति किसी विषय के प्रति पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव बनेगी, बीच का कुछ नहीं हो सकता। या तो किसी के प्रति मैं पॉजिटिव रहूँगा या नेगेटिव रहूँगा। मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा किसी विषय के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, या बिल्कुल नेगेटिव रहेगा, बीच का कुछ नहीं होगा। बस आज हम इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस अंत में ये रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से पूछें। और मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि जो मेरी वीडियोस हैं उनमें जो कंटेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उसी को कॉपी कर सकते हैं अपने रफ रजिस्टर पे, अपनी फेयर आप उसमें से बना सकते हैं और निश्चित ही आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।